जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत ही खास है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट पावरफुल अमेजिंग 3 टाइप की सेंटेंस फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप 7.5 बैंड स्कोर और उससे भी अधिक बैंड स्कोर आप ले सकते हो बहुत आसानी के साथ। अगर आप इसको सीख जाते हो, इसमें आप मास्टरी कर जाते हो, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि वो अपने बैंड स्कोर को किस तरीके से बढ़ाएं। वो 6 और 6.5 के लेवल पे स्टक रहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि कुछ ग्रामर के ट्रिक्स रहते हैं, ग्रामर के सीक्रेट्स रहते हैं, जिसके साथ आप अपना बैंड स्कोर को बढ़ा सकते हो। और आज का ये जो टॉपिक है 3 अमेजिंग सेंटेंस फॉर्मेशन का, इस टॉपिक ये उन्हीं सीक्रेट में से एक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज आज का ये 3rd लेसन में हम लाइन डायग्राम स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट ग्राफ है, लाइन डायग्राम को लेकर चल रहे हैं और उसके साथ साथ ही हम ऐसे अमेजिंग ट्रिप्स एंड सीक्रेट्स भी साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। सो फुल जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो आप जैसी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, थोड़ा सा जो हमने पीछे वाले जो लेक्चर में हमारे लेसन 2 में जो हमने कवर किया उसको भी साथ में हम रिवाइज करते चलते हैं। उसमें हम जो लाइन ग्राफ को लेके चल रहे हैं उसमें हमने आपको ये बताया, ये कवर किया कि ये जो लाइन डायग्राम है, ठीक है, ये हमें चेंज बताती है। ये हमें क्या दिखा रही है? ये चेंज दिखाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज पहले उस लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को भी कवर किया है। तो वोकैबुलरी के बाद आज जो हम कर रहे हैं वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो उसी सीरीज में आगे जो है वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो लाइन डायग्राम जो है वो हमें लैंग्वेज ऑफ चेंज, वो हमें चेंज बताती है किसमें? वैल्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको पता है। तो चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको दिखाने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी पार्ट, और हमारे पास सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये दो मेन जो पार्ट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को जोड़ के हम इसको बोलते हैं कि ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का हम लोग नाम रख लेते हैं क्योंकि ये चेंज दिखा रही है, तो ये है लैंग्वेज ऑफ चेंज। तो लैंग्वेज ऑफ चेंज, चेंज का मतलब वैल्यू में चेंज दिखाना। वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है। तो ये सब कुछ क्या है? ये चेंज है जो कि हमें लाइन डायग्राम में हमें देखने को मिलता है। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हमारी पिछले वाली वीडियो में हमने किया है। और इसके लिए जो वोकैबुलरी चाहिए वो वोकैबुलरी हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। वर्ड्स ऑलरेडी हमने हमारे डन है। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। सो सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा बेसिक से देखते हैं और इसके बाद आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे जिसके साथ आप हाई स्कोर कर सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दैट शो चेंज इन वैल्यू, डेफिनेटली कि हम वो सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे जिसके साथ वैल्यू, जो वैल्यू चेंज के लिए यूज होती है। 3 मेन सेंटेंसेस टाइप्स जो हमने आज स्ट्रक्चर्स को कवर करना है, हम वो देखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे जिसके साथ आपको 9 बैंड स्कोर भी मिल सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो बहुत इंप्रेस होते हैं ये फॉर्मेशन देखने के बाद। और डेफिनेटली वेरिएशन दिखाना बहुत जरूरी है। ग्रामर में वेरिएशन सिर्फ वर्ड लेवल पे नहीं है, ये फ्रेज लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे भी है। तो आज हम सेंटेंस लेवल पे वेरिएशंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कुछ कंसेप्ट, ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसके वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले, स्टार्टिंग से बड़ी आसानी से समझ में आए। जैसे कि आपको पता है कि एक सेंटेंस क्या है। सेंटेंस असल में एस एंड वी, एस प्लस वी मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो एक छोटा सेंटेंस बनाता है। जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक साथ आ जाएंगे
तो एक सेंटेंस बन जाएगा। एसवी ये हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है। तो एसवी इसमें सब्जेक्ट में हमेशा नाउन रहता है, और जो वर्ब है ये एक्शन है। सब्जेक्ट में डूअर, जो वर्ब को, जो कि काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो वर्ब को कर रहा है। आपको ये भी पता है और आपको ये भी क्लियर है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब के मीनिंग को चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। और जो सब्जेक्ट के, जो नाउन को चेंज करता है, नाउन के मीनिंग को चेंज करता है, वो होता है एडजेक्टिव। सो ये जो चार हैं, अगर आपको इन चार एलिमेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छी तरीके से पता है और इनके बीच में जो रिलेशन है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप आगे सेंटेंस फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक फैमिली के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एसवी एक फैमिली है, परिवार है। परिवार के दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राइम जो मेंबर है वो कौन है? वो है फादर एंड मदर। अभी फादर और मदर में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यस, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? डेफिनेटली मदर को। तो उसी हिसाब से ये जो सेंटेंस है, अगर हम इसको एक फैमिली मान लें, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है वर्ब। तो वर्ब आप मान लीजिए कि मदर का काम कर रही है इस सेंटेंस की फैमिली के अंदर। वी इज मॉम, सो एस इज डैड। जस्ट आपके समझने के लिए कि कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रह जाए, तो वी का जो सीधा रिलेशन जो है वो एडवर्ब के साथ है। तो ये मैटरनल साइड हो गई, मामा जी हो गए। और जो एडजेक्टिव का जो सीधा डायरेक्ट जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो एस के साथ है, जहां पे नाउन रहता है। तो ये पैटर्नल साइड हो गई। सो आप समझ पा रहे हो कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, वर्ब को जो चेंज कर सकता है, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो है एडवर्ब। और उसी तरह से जो सब्जेक्ट में जो नाउन है उसको जो चेंज करता है वो है एडजेक्टिव। और ये इसको मैं एक फैमिली के हिसाब से समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये एक फैमिली ही है। सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको मेंबर्स मान ले, इन सबका अपना अपना रोल है। तो ये एक फैमिली की तरह ही है। आपको ये जो है, ये बेसिक्स जो है, जो आपने बहुत ये स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। और इस बेसिक के बाद अभी सेंटेंस होता क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी हम इसको एक्चुअल में जो टास्क 1 में जो आपका आइल्स में यूज कैसे करना है और किस फॉर्मेशन में आएगा, अब हम उसको देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है, अब आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली जो ग्रामर के सीक्रेट्स हैं, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान देना है, अगर आपने उसको अपना अच्छी तरह से समझना है, तो कम से कम आपको नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इनके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए और इनका रिलेशन क्या है, आपस में क्या है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप बहुत आसानी से इसको आप यूज भी कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस के अंदर। और सब्जेक्ट में आपको पता है कि नाउन होता है, तो सब्जेक्ट में होता है नाउन और दूसरा जो है वर्ब। ये दोनों, अगर आप नाउन को वर्ब के अंदर, वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर चेंज कर सकते हो, और अगर वर्ब को नाउन में आप चेंज कर सकते हो,
और फिर इसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, जैसे दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन इन ग्रामर लैंग्वेज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और आपको ये बहुत सारी फॉर्मेशंस इसके साथ बनती हैं और आपको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं। इसको हम अभी समझते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब कहने का मतलब, अगर आप एस को वी और वी को एस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे यही एक सीक्रेट है जिसके साथ हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। फ्रेजेस और बाकी भी जितने भी क्या बोलते हैं चेंजेस है, वेरिएशंस हैं ग्रामर में, उनका जो बेस है वो यही रूल है। सो मैंने अभी बताया कि ये दोनों जो हैं, अगर हम मान लें कि ये फादर मदर है, तो फादर का काम मदर और मदर का काम फादर अगर कर रहा है, ठीक, तो डेफिनेटली एक पूरी फैमिली बन जाती है, पूरी फैमिली बन जाती है। और वो एक मतलब एक दूसरे की अगर कोई बंदा हेल्प कर सकता है, वो फैमिली बहुत अच्छे से चलती है। तो डेफिनेटली वही कंसेप्ट मान के आप चलो, एस को कन्वर्ट कर रहे हैं वी में और वी को कर रहे हैं एस में, मतलब कि नाउन को वर्ब में, वर्ब को नाउन में। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है ग्रो। ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना। हमने वोकैबुलरी पार्ट में पिछले लेक्चर में देखा, ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना। और ग्रो क्या है? ग्रो एक वर्ब है। तो वर्ब की तो फॉर्म्स रहती हैं, जैसे कि ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग। तो ये 4 फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, ये 4 फॉर्म्स हैं। तो ग्रो एक वर्ब है जिसके आगे 4 उसकी फॉर्म्स हैं। अभी मुझे तो चाहिए नाउन, ग्रो को नाउन में आप कन्वर्ट कीजिए। क्या आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है? डेफिनेटली इसके आसपास कोई वर्ड आ रहा है, थोड़ा आप सोचो। जी हाँ, आपके माइंड में वर्ड आ गया होगा, वो है ग्रोथ, वो है ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ वर्ड है, ये नाउन फॉर्म है किसका? ग्रो का। और इसी तरह से उल्टा अगर मैं आपको पूछता कि आपको ग्रोथ का पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये वर्ड ग्रोथ, कि ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कम ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ का वर्ब क्या है? तो ग्रोथ का वर्ब है ग्रो। सो ये एक दूसरे में हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। अभी हम इसी को सेंटेंस में भी देखेंगे तो वो कैसे है। लेकिन आप देखो, क्योंकि वर्ब जो है, वर्ब है, इसका सीधा रिश्ता जो है वो किसके साथ है? ये जो वर्ब ग्रो है, इसका जो सीधा रिश्ता है ये है एडवर्ब के साथ। एडवर्ब इसको चेंज करता है। एडवर्ब इज द वर्ड विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब, विच मॉडिफाइज द वर्ब। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। शार्पली, एल वाई वाला एक एडवर्ब ले लिया, शार्पली। तो ये हमारा एक फ्रेज बन गया, ग्रो शार्पली। अगर हमने अगर हमने वर्ब को नाउन में चेंज किया, मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने ग्रो को ग्रोथ के अंदर चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली अभी नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो रहता है आगे एडजेक्टिव, वो रहता है एडजेक्टिव। तो वो एडजेक्टिव कौन सा होगा? तो डेफिनेटली ये जो शार्पली है, ये तो ग्रोथ को, इसका ग्रोथ के साथ रिलेशन नहीं है, ग्रोथ को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये तो एडवर्ब है। तो मुझे इसको चेंज करना होगा एडजेक्टिव में, और ये जो आएगा ये नाउन के सामने आएगा आगे। तो ये बन जाएगा शार्प, ये बन जाएगा शार्प। तो आपको समझ में आया होगा। अगर उल्टा चले, नाउन को अगर आपने वर्ब में कन्वर्ट किया, तो आप बोलोगे कि अपने ग्रोथ को ग्रो में बनाया, तो आपके पास जो एडजेक्टिव है वो आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपके पास जो शार्प है, ये कन्वर्ट होके बनेगा शार्पली। तो ये 2 फ्रेज बन गए। आपने क्या किया, ग्रो शार्पली को कन्वर्ट करके आपने बना दिया शार्प ग्रोथ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे और सेंटेंस की फॉर्मेशन बदलेगी। और सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है, जब भी आप वर्ब से नाउन की तरफ जाएंगे, आप ज्यादा फॉर्मल हो रहे हो,
ज्यादा आपकी राइटिंग में फॉर्मेलिटी आ रही है, आप फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हो और आपके बैंड स्कोर बढ़ेंगे, क्योंकि राइटिंग जो टास्क 1 है एकेडमिक की, टास्क 1 एंड टास्क 2, ये दोनों ही फॉर्मल राइटिंग चेक हो रही है आपकी। मतलब कि जितना हम वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे फ्रेजेस में और उनको यूज करेंगे सेंटेंसेस में, आपके उतने ही बैंड स्कोर बढ़ते जाएंगे। ये कैसे होगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज को क्रिएट कीजिए, जो हमने ये कंसेप्ट अभी अभी बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, टास्क 1 टास्क 2 दोनों में ही यूज होगा। और आप देखिए ये, इसको थोड़ा सा दिमाग में इसकी छवि आप थोड़ा सा बना लीजिए। हमने असल में किया क्या है, हमने किया क्या है कि नाउन को वर्ब में चेंज किया, हमने नाउन को वर्ब में चेंज किया। और इसीलिए अगर कोई नाउन को अगर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो हमें उसको भी चेंज करना होगा। एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब में चेंज किया, क्योंकि नाउन के आगे एडजेक्टिव होता है, वर्ब के पीछे एडवर्ब होता है। ठीक, मैं मतलब कि शार्प का शार्पली और ग्रो का ग्रोथ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो हुआ है, नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, ये एक सीक्रेट है और इसको हमने कैसे यूज करना है ये हम अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अपने दिमाग में इसको आप रखिए। अब देखते हैं कि इसको हम यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में एक्चुअली, कि आपका सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी अभी हमने देखा कि सेंटेंस होता है एस एंड वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हम एक सेंटेंस हमने लिख लिया। यहाँ आपको अभी ये जो सेंटेंस है ये क्या है समझने के लिए एक एग्जांपल। द वेदर कंडीशंस इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन जनवरी। वेदर कंडीशंस इंप्रूव्ड हुई बहुत तेजी से जनवरी में। इसमें जो वेदर कंडीशन है ये सब्जेक्ट हो गया, इंप्रूव्ड जो है ये क्या, ये वर्ब है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली क्या है इस सेंटेंस में, ये एडवर्ब है। ये क्या है, ये है एडवर्ब। और इन जनवरी ये टाइम है। आप देखिए अभी अभी हमने इस चीज को देखा कि जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब है ये वर्ब को चेंज करता है। जो एडवर्ब है वो वर्ब को चेंज करता है। यहां पे जो ये सिग्निफिकेंटली है, ये जो सिग्निफिकेंटली है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, ये एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसके आगे जो आपको जो दिख रहा है, इसके आगे जो आपको जो दिख रहा है वो है टाइम। अभी आप देखिए हमने करना क्या है, जो इंप्रूव्ड है इसको हम, इसको इंप्रूव्ड को, इंप्रूव्ड को, इसको हमने नाउन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारा पहला काम है, इसको नाउन में कन्वर्ट कीजिए। तो इंप्रूव्ड का नाउन क्या होगा, इंप्रूव्ड का नाउन क्या होगा, हम कर क्या रहे हैं, नाउन को वर्ब में चेंज कर रहे हैं। ये नाउन को इस वर्ब में चेंज कर रहे हैं। इंप्रूव्ड का नाउन क्या होगा, ये होगा इंप्रूवमेंट। हो सकता है कि आपके माइंड में स्टक ना किया हो, लेकिन आपको इस वर्ड के बारे में पता है, बहुत बार हमने इसके बारे में सुना है, सुन रखा है, स्पेलिंग्स पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपके माइंड में ये स्टक नहीं गया हो, कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। सोचना कैसे है, हमारे पास सेंटेंस आ गया, हमने एक सेंटेंस लिखा है एसवी में, अभी हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। तो इंप्रूव्ड हम हमेशा वर्ब को पकड़ेंगे, उसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो इंप्रूव्ड का नाउन हो गया इंप्रूवमेंट। अभी इसके साथ आगे जो एडवर्ब है, तो डेफिनेटली एडवर्ब को मुझे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। ये जो एडवर्ब है उसको एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सो ये जो बनेगा एडजेक्टिव, ये बनेगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंटली का बन गया सिग्निफिकेंट।
अब क्या करना है, अब ये जो है सारे के सारे को इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी नाउन होता है, आपको पता है। और ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको पहले बताया हुआ है। आप देखो देयर इज, हमने आगे अपने से सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिया, और जो सब्जेक्ट है इसको हमने पीछे रखा इन वेदर कंडीशन, और जो टाइम बचा उसको भी हमने पीछे लिख दिया इन जनवरी। हमारा सेंटेंस बन गया देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशंस इन जनवरी। अभी ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये है देयर की सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ये है देयर की, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इसका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है जो ऊपर वाले सेंटेंस का। जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये सेंटेंस नंबर 1 है, जो कि अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस को, इसी टाइप ऑफ सेंटेंस को लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस, वेदर कंडीशन इंप्रूव्ड, कैसे, सिग्निफिकेंटली, कब, इन जनरल। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सिंपलेस्ट फॉर्मेशन। अभी हम उसको ही इंप्रूव किया। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन इन जनवरी। ये ज्यादा मोर फॉर्मल है, ज्यादा अच्छा है, और डेफिनेटली अगर ये सेंटेंस आप 6.5 लेवल का है तो ये सेंटेंस जो है ये 7 बैंड अबव लेवल, 7 बैंड लेवल का है। अभी आप देखो, हम अब इससे आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। ये जो देयर है, जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लोग अभी चेंज करते हैं। आपको पता है कि देयर का मतलब क्या है? देयर को आप हिंदी में क्या बोलते हो? हो सकता है आपके माइंड में आएगा देयर का मतलब वहां। अगर हेयर का मतलब है यहां, तो देयर का मतलब है वहां, THERE, देयर। THEIR भी देयर है, लेकिन उनका, तो ये वो वाला देयर नहीं है, ये है THERE, देयर। तो देयर को हम यूज करते हैं अक्सर जहां पे उसका मीनिंग रहता है वहां, लेकिन ये जो है ये प्लेस बता रहा है कि कहां, वेयर, हम बोलेंगे वहां, देयर। तो ये वो वाला देयर, इस केस में स्पेलिंग वही सेम है, लेकिन ये सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। यहाँ पे इस देयर का मतलब वहां नहीं है, ये इम्पर्सनल है। जब देयर सब्जेक्ट में रहता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, इसको इम्पर्सनल बोलते हैं। ये मीनिंगलेस है ये इस केस में, क्योंकि देयर के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर हमेशा नाउन रहता है, और नाउन जो है ये किसी भी कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, किसी के भी नाम को, कुछ किसी का भी नाम हो सकता है। लेकिन देयर जो है ये किसी का भी नाम को, किसी का भी नाम नहीं है। देयर जो है ये इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, ये मीनिंगलेस है। तो जस्ट ये सब्जेक्ट के प्लेस के ऊपर उसके जो ये रिक्त जो स्थान है इसको ये कवर कर रहा है, और कुछ नहीं है। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन इन जनवरी। तो जनवरी में वेदर कंडीशन में सिग्निफिकेंट, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना, यहाँ पे इम्प्रूव्ड जो है, जो वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है बढ़ना, और उसको हमने नाउन फॉर्म में लेके गए जिसका मतलब है बढ़ोतरी, बेहतरी। अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, थर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। इस देयर को, जहां पे ये देयर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे, देयर की जगह पे हम प्लेस या टाइम, थोड़ा ध्यान में रखिए, प्लेस या टाइम आप इसकी जगह पे लगा दीजिए। मतलब नाउन चाहिए, डेफिनेटली हमें नाउन चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट में। अभी हमें ये प्लेस और टाइम कहां से मिलेगा? आप देखिए सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस में देखिए हमारे पास टाइम ऑलरेडी है, हमारे पास टाइम ऑलरेडी यहाँ पे है। हम इस फ्रेज में से, इन जनवरी के फ्रेज में से टाइम को निकाल लेंगे, टाइम को निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, आपको पता है पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में भी हमने ये चीज कवर की। अभी जो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, मैं फिर से उनको ये बता दे रहा हूं कि जो नाउन है ये सब्जेक्ट में भी है। ये नाउन जो बैठता है अकेला सब्जेक्ट में ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट में भी बैठता है। और जो ये नाउन है ये प्रेपोजिशन के पीछे भी रहता है। आपको प्रेपोजिशन के पीछे भी हमेशा नाउन ही मिलेगा।
ये नाउन की 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, आफ्टर प्रेपोजिशन। अभी डेफिनेटली मुझे सब्जेक्ट में नाउन चाहिए। कौन सा चाहिए? प्लेस और टाइम का। मेरे पास पीछे जनवरी है, इन जनवरी, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम मतलब हमें दे रखा है, जिसमें जो इन है ये प्रेपोजिशन है। यहां पे मुझे नाउन चाहिए, मुझे प्रेपोजिशन के पीछे जो है वो नाउन को उठाना है, प्रेपोजिशन को वहीं पे छोड़ देना है। प्रेपोजिशन के पीछे नाउन है, इस फ्रेज में से नाउन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जस्ट ये जनवरी जनवरी यहां से लेना है और यहां पे जाके नाउन के प्लेस में सब्जेक्ट में हमने इसको यूज करना है। तो ये जो जनवरी नाउन है इसको हमने लेना है और यहां पे सब्जेक्ट में हमने यहां पे जनवरी लिख देना है। याद रहे, इन जनवरी नहीं, ओनली जनवरी। इन जो है, ये जो फ्रेज है, इसके पीछे जो वर्ड लगा है वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, वो एज अ नाउन अब उसको एक्सट्रैक्ट किया है यहां से। ओके, चलो सब्जेक्ट तो हमारा हो गया। इसके बाद एक हम जनरल सा वर्ड लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे अपनी ओर से, वो है सा, SAW सा। इसके कुछ सिनोनिम, कुछ सेम सिमिलर वर्ड्स आप लगा सकते हो। और पीछे ये जो पूरा ऑब्जेक्ट से लेके पूरा पूरा जो लाइन है इन जनवरी से पहले तक, वो पूरा पूरा कॉपी कर दिया। अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन। आप देखिए सेंटेंस हमारा बन गया, जनवरी सा अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेदर कंडीशन। और ये जो है ये हमारी थर्ड टाइप, जहां पे आपने सा लिखा है उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। और आप सा की जगह पे विटनेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, फेस्ड कुछ भी यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिए, ये हमारी है सेकेंड फॉर्मेशन और ये हमारी जो अभी अभी हमने बनाई ये है थर्ड फॉर्मेशन। ये है थर्ड फॉर्मेशन, फर्स्ट फॉर्मेशन, सेकेंड फॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मेशन। किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है सेंटेंस जो है, फॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी ये चेंज हो गई? आप देखो, जब सब्जेक्ट और वर्ब चेंज हो जाएंगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? द वेदर कंडीशन इंप्रूव्ड। सेकंड में क्या है? देयर इज। थर्ड में क्या है? जनवरी सा। ये जो तीनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट एंड वर्ब्स हैं, ये तीनों के तीनों अलग अलग फॉर्म में अलग अलग हैं, जबकि इन तीनों का मतलब जो है, जो मीनिंग है वो सेम है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे जो इंडियन CBSE और स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसके अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर नहीं होते और इसकी वजह से ही उनके जो आगे जो है मतलब उनको IELTS के अंदर इंटरनेशनल जब लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें ये जो है कौन कौन सी चीज़ें आप हमने ज़्यादा मैक्स किया। पहली बात तो सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, S+V डेफिनेटली सबको पता है। S के अंदर नाउन रहता है और V इज द वर्ब। दूसरा, ये जो हमें स्कूल्स में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब्स क्या है, उसका रिलेशन क्या है S और V के साथ। और जो तीसरा है डेफिनेटली ये जो है, ये डेफिनेटली जो सबसे मेन नॉर्मलाइजेशन है, इज द की कंसेप्ट, की पॉइंट कि वर्ब को नाउन में चेंज करना है, नाउन को वर्ब में चेंज करना है। उसी तरीके से वर्ब को, उसी तरह से एडजेक्टिव जो है एडवर्ब में, एडवर्ब को एडजेक्टिव में, ये जो प्लस मल्टीप्लाई है, ये वाला कंसेप्ट जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। फोर्थ नंबर पे जो ये नाउन कहाँ कहाँ पे बैठता है, नाउन जो है ये कहाँ कहाँ पे बैठता है? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, आफ्टर प्रेपोजिशन। अगर आपको ये जो चार मेन जो बेसिक्स है, अगर आपको ये पता है तो बहुत आसानी से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपको यही पता नहीं रहता कि मैंने वर्ब को नाउन में, नाउन को कन्वर्ट करना है, वर्ब को नाउन को में कन्वर्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करनी है ट्रांसफॉर्मेशन? दिमाग किस चीज को पहले से पकड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सबसे पहले पकड़ेगा। और सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी वर्ब। सब कुछ वर्ब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो वर्ब को पकड़ो। अगर आपने वर्ब को चेंज कर दिया किसमें? नाउन में,
तो उसके हिसाब से ही बाकी के जितने भी एलिमेंट्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड वो सब कुछ चेंज होंगे और सब्जेक्ट और फॉर्मेशन जो है वो रीफॉर्म होगी और आपका सेंटेंस जो है एक नया बन के सामने आएगा। यही कंसेप्ट जो है फ्रेजिंग में भी है। जब हम फ्रेजिंग करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में तो हम आपको वो बताएंगे। सेंटेंसेस बनाना, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, कुछ भी, ये सब लॉजिकल है, ग्रामेटिकल है और बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको एक और सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन मोस्ट सिटीज फ्रॉम 2010 टू 2023। एक सेंटेंस है, ठीक है। ये चाहे लाइन डायग्राम में आए, किसी भी चार्ट में, वैल्यू चार्ट में आए, लाइन में आए, बार में आए, पाई में आए, टेबल में आए, मल्टीपल में आए, जब हम एक्चुअल में इन चार्ट्स के बारे में लिखेंगे, आने वाली वीडियोस में आप देखोगे, जब हम लिखेंगे तब आप देखना कि ये सब कुछ वहां पे यूज होने वाला है। हमारी राइटिंग कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि मैं इन वर्ड्स को किस तरीके से लिखूं, किस सेंटेंस में लिखूं। अगर आपको वो चीज बिल्कुल माइंड को पहले से ही क्लियर है कि ये इस फॉर्मेशन में लिखो, तो वो आप बहुत इजीली कम समय में विदाउट मिस्टेक्स लिखोगे। तो ये हम आगे देखेंगे। अभी मान लो कि किसी चार्ट में, मान लो लाइन चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन एक सिंपल सेंटेंस में लिखी हुई है, ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज इंक्रीज ड्रामेटिकली। कोई वैल्यू है ट्रांसपोर्ट पब्लिक फॉर पब्लिक यूज की, वो बढ़ रही है बहुत तेजी से इन मोस्ट सिटीज फ्रॉम 2010 टू 2023। ये कोई ऐसा कोई सेंटेंस आ गया तो इसको आप नेक्स्ट दो सेंटेंसेस में कैसे करोगे कन्वर्ट, एक देयर वाला सेंटेंस और एक टाइम सा और प्लेस सा वाले सेंटेंस में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ऐसे कीजिए कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस सेंटेंस को इन दोनों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जब आपका ये हो जाएगा तो इसके बाद आप देखो, मैं खुद इस सेंटेंस को, अभी हम इसको कन्वर्ट करके आपको मैं दिखाता हूं। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये भी स्टार्टिंग है, हो सकता है क्या, पक्का आप गलती होती है, तो आप खुद ही आप चेक कर लो कि आपकी क्या गलती हुई है। अभी हम इसी इसी टाइप का सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। देखिए, ये तीन कंसेप्ट आपके दिमाग में होने ही चाहिए, तीन कंसेप्ट होने चाहिए। आपको सब्जेक्ट वर्ब का पता होना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब का रिलेशन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब को नाउन में चेंज करना है, नाउन को वर्ब के में चेंज करना है, एडजेक्टिव वर्ब को भी ऐसे ही चेंज करना है, और आपको पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर प्रेपोजिशन रहता है। ये तीन चीजें पहले माइंड में क्लियर है। इसके बाद आपके सामने आ गया सेंटेंस, जो अभी मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिस कीजिए। द ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज इंक्रीज ड्रामेटिकली in most cities from 2010 to 2023, in most cities from 2010 to 2023। तो ये रहा हमारा सेंटेंस। ये सेंटेंस वही सेम सेंटेंस है इनफैक्ट जो सेंटेंस हमने पीछे चेंज किया है। तो इसी को चेंज करें, जहां फिर इसी को हम सॉल्व करते हैं दोबारा। तो आप देखिए, मैं खुद लिखता हूं। हमने करना क्या है, सबसे पहले देखना वर्ब कहाँ है। अभी इसकी वर्ब जो है, ये रही इसकी वर्ब, ये है वर्ब। हम क्या करेंगे, वर्ब को सबसे पहले नाउन में कन्वर्ट करेंगे। इंक्रीज का हमने, इंक्रीज का इंक्रीज ही रहेगा, इंक्रीज। और जो ड्रामेटिकली है, ये क्या है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। तो ड्रामेटिकली का बन जाएगा ड्रामेटिक, ड्रामेटिक इंक्रीज। आगे लगेगा ए द, क्योंकि ये नाउन है, ठीक है जी। इसके बाद देयर वॉज, यहाँ पे आप लिख दो
इसको हम रख देते हैं ये वर्ब। तो देयर वाज अ ड्रामेटिक इंक्रीज। ड्रामेटिक इंक्रीज क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। किस में हुआ? जो सब्जेक्ट में है, तो इसको भी तो हमने लिखना। तो किस में हुआ? इन सब्जेक्ट में क्या है? द ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज, द ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक यूज हो गया। तो वो हमने इस साइड में लिखा। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दोनों यहाँ पे एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। मतलब इन मोस्ट सिटीज यहाँ पे आएगा इन मोस्ट सिटीज। आगे फ्रॉम 2010 टू 2023, फुल स्टॉप। ये हो गया सेंटेंस। अभी आप नेक्स्ट देखिए। ये जो देयर है, देयर के जगह पे हमने यहाँ पे प्लेस भी लिख सकते हो और टाइम भी लिख सकते हो। हमारे पास प्लेस और टाइम, लेकिन याद रहे कि नाउन फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेस भी है इन मोस्ट सिटीज, ये प्लेस है हमारे पास, और हमारे पास टाइम भी है इन फ्रॉम 2010 टू 2023, दोनों ही है। करेंगे क्या? मान लो मैं प्लेस ले रहा हूं। सो ये प्लेस जो है, जो इन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को छोड़ दीजिए, इसके पीछे आपको नाउन या नाउन फ्रेज मिलेगा। तो आप यहां से मोस्ट सिटीज को आप लीजिए और यहां पे सब्जेक्ट में आप मोस्ट सिटीज, ठीक, यहां पे आप लिखोगे मोस्ट सिटीज। ये सब्जेक्ट में आप इसको ले लो। फिर इसके बाद आप आगे सा, ये जो है ये वर्ब है, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। सा, विटनेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, फेस्ड, नोटिस्ड, कोई भी आप वर्ब इस पे से आप यूज कीजिए। मोस्ट सिटीज सा। आगे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हम यही वाला ऑब्जेक्ट सेम, और इसके बाद जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है वो सेम ही हम यहां पे लिख लेते हैं। अ ड्रामेटिक इंक्रीज in the transport for public use, in the transport for public use। आप देखिए most cities saw a dramatic increase in the transport for public use। ये हमारा थर्ड सेंटेंस बन गया। सो आप देखो कितनी आसानी के साथ दो सेंटेंसेस जो है वो हमने कन्वर्ट किए। यही सेंटेंसेस जो है हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, वही सेंटेंस आपको खुद दोबारा लिख के भी समझाया है अभी। तो ऐसे हम जो सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं देयर के सेंटेंसेस में। लेकिन आपको जो मेन कंसेप्ट जो है, जो नाउन को वर्ब में चेंज करना और वर्ब को नाउन में चेंज करना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ही ऊपर अगर आप चाहते हो कि और ऐसे ही सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मैं ऐसे कुछ और सेंटेंसेस लेके उनको कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं और आपका कंसेप्ट अगर और क्लियर हो। अगर आप खुद से कोई सेंटेंस बना रहे हो और उस पर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको भी मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं आप उसको हम क्या मिस्टेक है उसको आप वीडियो में कवर करेंगे, या फिर मैं आपको पर्सनली या फिर आपको कमेंट में मैं आपको वो समझा दूंगा। सो आज का जो ये लेक्चर है इतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, ये जो लेक्चर बहुत ही यूजफुल लेक्चर है, आप इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने वोकैबुलरी की और जो भी हमने ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन की, इन सेंटेंसेस और इन वर्ड्स को जोड़ के, और हम देखेंगे कि लाइन डायग्राम कैसे लिखी जाती है।
उसकी इंट्रो, ओवरव्यू, BP1 BP2 एक एक करके हम चलते जाएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, उसको ग्रुप्स को कैसे, इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रुप करना है, और उसको किस तरीके से लिख के चाहते कि हमें एक अच्छे बैंड स्कोर हम ले सकें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एक्चुअल में राइटिंग जो है वो करने जा रहे हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। प्लीज रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।